दोस्तों, शहर के कोलाहल से दूर पहाड़ियों की तलहटी में नीलगिरी विला खड़ा था। पुरानी लकड़ी और काई से ढकी दीवारें किसी पुरानी याद की तरह धुंधली थीं। आर्यन ने कार रोकी और एक लंबी सांस ली। हम पहुंच गए, उसने उत्साह से कहा। मीरा ने कार से उतरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की, जबकि सूरज सिर पर था। ईशा ने फोन निकाला। डैड, यहां तो 0 सिग्नल है। आरव दौड़कर मुख्य द्वार पर गया, जहां कोयले से एक धुंधला एक्स बना हुआ था। घर चुप था, जैसे किसी मेहमान का नहीं बल्कि शिकार का इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही पुरानी सीलन और बंद कमरों की गंध ने उनका स्वागत किया। आर्यन घर के बड़े हॉल को देख गर्व से भरा था। इतनी कम कीमत में इतना बड़ा बंगला, मीरा, यह हमारी किस्मत है। मीरा का ध्यान फर्श पर जमी धूल पर गया, जहां ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज घसीटी गई हो। सीढ़ियां हर कदम पर छर्र छर्र कर रही थीं। जब वे ऊपर के कमरों में गए तो ईशा को लगा कि कोई उसे गलियारे के अंत से देख रहा है, पर वहां कुछ नहीं था। रात का सन्नाटा गहरा था। मीरा और आर्यन सो रहे थे जब उसे छत पर किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर दौड़ रहा हो। जब अचानक मीरा की आंख खुली, कमरे का तापमान जमा देने वाली हद तक गिर गया था। उसे लगा कि बिस्तर के कोने पर कोई बैठा है। उसने लाइट जलाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन कंबल पर एक गीला हाथ का निशान बना हुआ था। अगली सुबह आर्यन ने तय किया कि वह घर के पीछे के जंगली हिस्से को साफ करेगा। मीरा और ईशा ने उसकी मदद की। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन को नहीं छू पा रही थी। जैसे ही आर्यन ने एक बड़ी कटीली झाड़ी को कुल्हाड़ी से हटाया, उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पत्थर का कोना निकला। पूरी दोपहर की मेहनत के बाद जो सामने था, उसने सबके होश उड़ा दिए। वह कोई मलबा नहीं था, वहां कतारों में पत्थर लगे थे। डैड, यह तो कब्रें हैं। ईशा की आवाज कांप गई। लगभग 30 से 40 पुरानी कब्रें, जिन पर ब्लैकवुड सिमेट्री लिखा था। सबसे पुरानी कब्र 18वीं सदी की थी। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन, हम एक श्मशान के ऊपर सो रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल में मीरा ने तुरंत घर छोड़ने की जिद की। आर्यन ने कांपते हाथों से ब्रोकर को फोन लगाया, पर फोन बंद था। उसने कागजात दिखाए। मीरा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत इसमें लगा दी है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि पैसे वापस नहीं होंगे। वे उस आलीशान घर में कैद हो चुके थे, जिसके पिछवाड़े में मौत का सन्नाटा पसरा था। ईशा ने अपना लैपटॉप खोला और ऑफलाइन स्टोर किए गए डेटा और पुराने अखबारों की कतर ने खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि यह जमीन कभी एक तांत्रिक की थी, जिसने अमृता पाने के लिए यहां लोगों की बलि दी थी। गांव वालों ने उसे यहीं जिंदा दफन कर दिया था। लेख में चेतावनी थी, जो यहां बसेगा वह उनका हिस्सा बन जाएगा। मीरा ने आरव को कब्रिस्तान के पास एक पुरानी कब्र के बगल में बैठा पाया। वह हवा में बातें कर रहा था। आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? मीरा ने उसे खींचते हुए पूछा। आरव ने मासूमियत से कहा, मां, अंकल थॉमस कह रहे हैं कि उन्हें अंदर बहुत अकेला महसूस होता है। वे चाहते हैं कि मैं उनके साथ नीचे खेलने आऊं। मीरा का दिल दहल गया। थॉमस उसी कब्र पर लिखा नाम था। रात के अंधेरे में आर्यन को प्यास लगी। जब वह किचन में गया तो उसने देखा कि फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने थे। वे निशान पिछवाड़े के दरवाजे से शुरू होकर सीधे आरव के बिस्तर तक जा रहे थे। जब उसने आरव का कंबल हटाया तो आरव के पैर मिट्टी से सने हुए थे, जबकि वह गहरी नींद में था। आर्यन अपनी कार स्टार्ट करने गैरेज में गया ताकि वह शहर जाकर मदद मांग सके। अचानक गैरेज का भारी शटर अपने आप गिर गया। गाड़ी के कांच पर धुंध जमने लगी और बाहर से किसी ने उंगलियों से लिखा, मौत मुफ्त नहीं मिलती। आर्यन ने टॉर्च जलाई, पर गैरेज में उसके अलावा कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि रूहें अब घर के अंदर आ चुकी हैं। मीरा को लाइब्रेरी की एक दराज के पीछे छिपी एक फटी पुरानी डायरी मिली। यह पिछले मालिक की थी। उसमें लिखा था, आत्माएं पहले सबसे कमजोर बच्चे को पकड़ती हैं, फिर रक्षक पिता को भ्रमित करती हैं। अगर 15वीं रात तक बलि नहीं दी गई तो वे सबको ले जाएंगे। आज उनकी इस घर में 14वीं रात थी।
आसमान में बिजली खड़कने लगी और अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। घर के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भारी पत्थर जमीन पर घसीट रहा हो। सीढ़ियों से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। आर्यन, आरव कहाँ है? मीरा की चीख गूंजी। आरव अपने कमरे में नहीं था। घर का पिछवाड़ा वाला दरवाजा खुला था और बाहर कब्रिस्तान से एक नीली रोशनी निकल रही थी। आर्यन, मीरा और ईशा टॉर्च लेकर बाहर भागे। भारी बारिश में उन्होंने देखा कि आरव सबसे पुरानी कब्र के पास गड्ढा खोद रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। जैसे ही आर्यन ने आरव को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा के साथ बिजली ने उसे पीछे फेंक दिया। साए जमीन से ऊपर उठने लगे। ईशा ने डायरी में लिखा वह मंत्र पढ़ना शुरू किया जो मुक्ति के लिए था। रूहें चिल्लाने लगीं, घर की खिड़कियां टूटने लगीं। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव को उस घेरे से बाहर निकाला। हमें अभी निकलना होगा, वह चिल्लाया। वे बिना किसी सामान के गाड़ी में बैठे और तेज रफ्तार से उस घर से दूर निकल गए। जब सुबह की पहली किरण फूटी, वे शहर की सीमा पर थे। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे की सीट पर बैठे आरव ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में उस तांत्रिक की पुरानी पीतल की चाबी थी। उसने खिड़की के बाहर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, वे हमारे साथ आ रहे हैं।